दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर जो रियल नंबर हैं उनके ऑब्जेक्टिव के दूसरे पार्ट यानी पिछले वीडियो में हम लोग पहले पार्ट को हम लोग देख चुके थे, जो कि हम 30 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग 30 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सवालों को हल करते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल, और ये हमारा रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है, यानी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। तो हम लोग एक एक करके सारे सवालों को हल करते हैं। चलिए पहला सवाल, आज का अगर पहला सवाल देखा जाए तो सवाल कह रहा है कि 17 और 6 का एचसीएफ निम्नलिखित में कौन है। यानी 6 और यहाँ पे 17 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपको क्या है 17 दिया हुआ और 6 दिया है। इन दोनों का जो है एचसीएफ कर रहा है, एचसीएफ कितना होगा ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए 17 लीजिए और 6 भी लीजिए, एक साथ लीजिए। और एक साथ लेने के बाद इसका जो है हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी निकालेंगे और एक साथ निकालेंगे। इससे आपको बेनिफिट होगा कि एक बार में हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि 17 में भी भाग लग जाए और आपका 6 में भी लग जाए, दोनों में एक साथ लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग लग सकता है, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में भाग लग जाए। जैसे अगर 2 से लगाएंगे 6 में लगेगा, लेकिन 17 में 2 से पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 नहीं ले सकते। 3 से 6 में तो लग जाएगा, लेकिन 17 में नहीं लगेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 17 नहीं आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो क्या है, केवल और केवल 1, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग लगेगा। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आगे और ऐसे ही सवाल है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला सवाल, देखिए कहा जा रहा है कि 96, देखिए यहाँ पे कह रहा है 96 और 404 का एचसीएफ निम्नलिखित में कौन है। अब देखिए फिर हम क्या बोले, एक ही साथ लगाएंगे, ऐसी नंबर से लगाइए जो दोनों में लगे, ताकि हमें एचसीएफ आसानी से निकल जाए, ज्यादा प्रोसेस करना नहीं पड़ता है। तो हम 2 से लगाते हैं, आसान के लिए 2 से लगा देते हैं। 4 दूना 8 और यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा। इसमें 2 से लगाइए, 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ही लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 24, ये हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। अब बताइए कोई ऐसी संख्या है जो इस दोनों में लग जाए, इस दोनों में लग जाए, कोई ऐसी संख्या ढूंढिए। 2 से इसमें लगेगा, 2 से इसमें नहीं लगेगा। 3 से इसमें लगेगा, 3 से इसमें नहीं लगेगा, 3 से इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, 4 से आप लगाते हैं इसमें तो लग जाएगा, 4 से इसमें नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से इसमें लगेगा, लेकिन 6 से इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से इसमें लग जाएगा, 7 से इसमें नहीं लगेगा। फिर 8 से लगाते हैं, 8 में से लगेगा, 8 से नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों में करने का मतलब लग जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा डी सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को अब समझ चुके होंगे। अब ऐसा ही सवाल 1 और 2 और करने वाले हैं। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल देखिए, फिर देखिए यहाँ पे सवाल कहा जा रहा है कि 306 और 54 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, 306 और 54 एक साथ लेंगे। आप ऐसी संख्या से लगाइए भाग जो दोनों में लग जाए। तो हम 2 ही ले लेते हैं, छोटी ही संख्या ले लेते हैं, 2 से लगा देते हैं। 2 इकाई 2 बच जाएगा 1, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लगा दीजिए, 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अब ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों में लग जाए, जैसे हम 3 ले लेते हैं, 3 पचे 15, 3 इकाई 3, 3 से इसमें भी लग जाएगा, 3 नवा 27। और ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों में लग जाए, 3 ही ले लेते हैं, 17 तिया 51, 3 तिया 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में लगे। जब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में भाग लगे, तो जो मेरा आया है बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कहेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो कहाँ है ऑप्शन 18 ऑप्शन डी में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब सवालों को आप समझ चुके होंगे। चलिए 1-2 और ऐसा ही सवाल कर लेते हैं, लेकिन इस बार देखिए 3 डिजिट है। इससे पहले हम 3 सवाल किए जिसमें 2-2 डिजिट था, इसमें 3 डिजिट है। दिक्कत की बात नहीं है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे आपसे लॉसो पूछा जा रहा है,
क्या पूछा जा रहा है? लोसो पूछा जा रहा है, यानी लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है। अगर महत्तम पूछता यानी मोसो पूछता, एचसीएफ पूछता, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो सभी में लगता है। जैसे 3 लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21, यानी मेरा एचसीएफ यहाँ पे क्या आ जाता, एचसीएफ मेरा 3 आता। लेकिन यहाँ पे पूछा है एलसीएम, यानी एलसीएम को लोसो कहा जाता है, एलसीएम पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, और कोई ऐसी संख्या है जो इसमें लगे? कोई ऐसी संख्या नहीं है कि कम से कम 2 नंबर में भी लग सके। तो क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुना 4 गुना, देखिए ये 3 गुना 4 गुना 5 और गुना 7 कर दीजिए। अब इसको कर लीजिए गुना, तो 5 का 20 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना कर लीजिए, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 दूना क्या हो जाएगा, 42, और एक 0 लगा दीजिए, 420। किस ऑप्शन में है 420? ऑप्शन यानी ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ पूछता तो बस यहीं पे हम रुक जाते, मेरा एचसीएफ आ जाता। लेकिन एलसीएम कहा तो आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आगे इसमें और किसी नंबर से डिवाइड होने वाला था तो हम डिवाइड करते। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, इसमें एलसीएम मांग रहा है, यानी इसमें लोसो मांगा जा रहा है। फिर वही काम करेंगे, मेरे पास 8, 9 और 25 है। 8 है, 9 है और फिर 25 है। अब बताइए 8, 9, 25 में कौन सी संख्या है कम से कम 2 डिजिट यानी 2 नंबर को भी डिवाइड कर सके। ठीक है, 2 से इसमें लगेगा तो और किसी में नहीं लगेगा, 3 से इसमें लगेगा तो और किसी में नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो और किसी में नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इसमें कॉमन है। जब कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 25 गुना 8 कर लीजिए, पहले 25 गुना 8 कर लीजिए, इससे आपको 0 मिल जाएगा। 8 पंचे 40, 40 का 0 और 4 रह जाएगा, और 8 दूना 16, 4 20। इसको गुना कर देंगे किससे, 9 से। 9 दूना 18, यानी 1800 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 1800? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर जो कॉमन होता है बस उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है इसमें। आगे देखिए, अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलसीएम, एलसीएम किसका, तो एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 इक्वल टू 182 कह रहा है कि 91 और 26 का जो एलसीएम है वो दे रखा है आपको कितना, 182। तो एचसीएफ बताइए 91 और 26 का क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी नंबर का आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ। तो आप ऐसे लिखिए और दोनों का ऐसी नंबर ढूंढिए जो दोनों में लग जाए, दोनों नंबर में लग जाए। तो वो कौन सी नंबर होगा, तो 13 से आप भाग लगाइए, 13 से 91, 13 दूना 26। और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इन दोनों में यानी भाग लगे। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मेरा एचसीएफ 13 है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। अब देखिए 2 नंबर आपको दिया क्या है, 91 और 26। इसका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया हुआ है आपको 182, और एचसीएफ कितना दिया है, यही तो मांग रहा है कि एचसीएफ क्या है, ये मांगा जा रहा है। अब क्या कीजिए, ये गुना में इस साइड आएगा तो भाग बन जाएगा, तो 91 गुना 26 भाग में हो जाएगा 182। ठीक है, अब देखिए ये कितने बार में लगेगा, अगर आप देखेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। 91 दूना होता है 182, अब 2 से इसमें भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 13। ये किसके बराबर है, तो ये एचसीएफ के बराबर है, क्योंकि हम इसको इस साइड भेजे थे। तो यानी एचसीएफ कितना निकल गया, 13 निकल गया। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं तो फिर आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक सवाल और है, फिर देखिए वही सवाल, सेम सवाल है कि एलसीएम आपको दिया हुआ है 72 और 126 का जो है एलसीएम दिया हुआ है 504 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है इसका एलसीएम यानी एचसीएफ क्या होगा, बस 72 लीजिए, उसके बाद जो है 126 लीजिए। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में लग जाए। तो हम छोटी नंबर ही पकड़ लेते हैं समझने के लिए,
छोटा ही नंबर 2 पकड़ लीजिए, क्योंकि 2 से दोनों में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे 3 दूना 6, बच जाएगा 1 और 6 दूना 12। ठीक है, इसके बाद इसमें लगाइए 6 दूना 12 और 2 तिया 6। फिर देखिए 3 से लगा दीजिए, 3 इकाई 3, 3 दूना 6। 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। और किसी से लगेगा लगा दीजिए, 3 से लगेगा, 3 से लगा दीजिए, 3 चौके 12 और 3 सते 21। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को यानी है ना पूरा कंप्लीट रूप से यानी डिवाइड कर सके। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18। देखिए किस ऑप्शन में 18 है। मेरा सही आंसर ऑप्शन यानी करेंगे मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो तरीका आपको बताएं बस सेम उसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी हम जस्ट बताए थे कि दोनों नंबर का गुणनफल जो होता है, दोनों नंबर का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम आपको दिया हुआ है 504। 504 यहाँ पे लिख लेंगे 504। ठीक है, ये गुना में इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 72 गुना 126 और नीचे में हो जाएगा 504। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब ये कितनी बार में डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं ये कितने बार में हो सकता है, 5 से चलिए काट के ही देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 9 से लगाते हैं, 9 से लग जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, 9 से लगाइए, 9 5 45, 9 5 45 बच जाएगा 5 और 54 हो जाएगा, 9 6 के 54। ठीक है, 8 7 56, 7 से भाग लगा दीजिए, इसमें 7 से लगाएंगे यानी 126 में 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 इकाई 7 बच जाएगा 5, 7 8 56 यानी 18 बार में लग जाएगा। मेरा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे ऑप्शन आप यानी इन दोनों को आप कॉमन यानी प्राइम फैक्टर से आप निकाल लीजिए, या फिर आप दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एचसीएफ के यानी इस सूत्र से भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीके से बना सकते हैं, आसान है, जो आपको समझ में आए आप आसानी से आप उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस बार क्या क्या है, बहुत ही सिंपल है। इस बार क्या क्या है कि एचसीएफ दे दिया, देखिए इस बार एचसीएफ दिया है और हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा। सिंपल सी बात है, हम वही काम करेंगे, दोनों नंबर लिखेंगे। ठीक है, दोनों नंबर को आप लगाइए, ऐसी नंबर से लगाइए जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन। आप कुछ भी लगा सकते हैं, हम अगर चाहें तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं चलिए क्या 8 से इसमें नहीं लगेगा, चलो 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, 18 दूना 36, इसमें लगाएंगे यानी 32 दूना हो जाएगा। फिर 2 से लगा दीजिए, 4 से लग सकता था दोनों में, कोई बात नहीं, 2 से लगा दीजिए, 9 दूना 18 और 16 दूना 32। और कोई संख्या है जो दोनों में लगे, और कोई संख्या है जो दोनों में लगे, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में लगे, बस आप सभी को गुना कर दीजिए। तो हम कहेंगे 2 गुना 2 गुना 9 गुना 16। ठीक है, 16 को 9 से गुना कीजिए, 16 नमा 144 होता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16 1 17, हासिल 1, 4 इकाई 4 1 5, तो 576। देखिए किस ऑप्शन में 576 ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप आसानी से यानी आप निकाल सकते हैं। या फिर जो आपको फॉर्मूला बताएं, ये फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, इनके साथ जा सकते हैं। तो दो संख्या क्या है, तो एक है 36, दूसरा क्या है तो 64, दूसरा क्या है 64। एलसीएम आपसे मांगा जा रहा है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 4, 4 इधर आएगा तो यानी डिवाइड होगा, तो 36 गुना 64 बटे में 4 बराबर में एलसीएम। ठीक है, 4 से आप भाग लगा दीजिए, 4 नंबर 36, 9 से गुना कीजिए, 9 चौके 36 हासिल 3, 6 नंबर 54, 54 और 3 57। तो देख लीजिए 576 किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो हम दोनों तरीका से आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं, आप जो तरीका आपको सुटेबल लगे आप आराम से उसे सीख लें और आगे बढ़ें। देखिए फिर आपका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम मांगा जा रहा है, एलसीएम मांग रहा है, यहाँ पे एलसीएम होगा और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है। सिंपल सा काम करेंगे, आप क्या कर सकते हैं कि 54 गुना क्या करेंगे 78 और भाग दे देंगे किससे,
इसी 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग देंगे आसानी से आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 9 54, 6 9 54, 9 से गुना कर दीजिए, 9 8 72 हासिल 7 और 9 7 63 और 7 70, 702। किस ऑप्शन में? 7 से 702 ऑप्शन ए में। आसान है। अब उम्मीद करते हैं कि आप ये सीख चुके होंगे और आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सुनिए क्या करा है। सवाल करा है कि एचसीएफ, यानी आपको दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, यानी एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना? 11। एलसीएम दिया हुआ है आपको एक, यानी 253। फिर करा है गुना आर, यानी आर है तब आर का मान क्या होगा? आर का मान मांगा जा रहा है। देखिए आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को पकड़िए और इसी पे हम इसको बनाने के प्रयास करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या है 253, लिखेंगे 253। दूसरी संख्या क्या है? 440, 440 लेंगे। बराबर में एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 11, 11 ले लेंगे। एलसीएम कितना दिया है? तो एलसीएम दिया हुआ है आपको 253 गुना यानी आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। हम इसको ऐसे यानी स्मॉल ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये आपका आपका एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम है। आर का वैल्यू मांगा जा रहा है कि आर का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 253 गुना 440 भागा में 11 और इधर क्या रह जाएगा? तो 253 गुना आर, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अगर ये भी गुना में ही है, इसको भी अगर इधर भेज देते तो ये भी आपका क्या हो जाता? ये भी भाग हो जाता, यानी 253 भी क्या हो जाता है? भाग हो जाता। केवल और केवल क्या रह जाता है मेरे पास? आर रह जाता है। क्या रह जाता है? आर। अब देखिए 253 से 253 कट गया, 11 से लगा दीजिए, 11 चौके 44 और ये 0 यहाँ पे रह जाएगा। यानी कहने का मतलब 40 बराबर में आर हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू 40 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 40 है? तो 40 ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ए में है। इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी हल कर लिए। यहाँ पे आप देखेंगे केवल और केवल क्या था? गुना था, गुना में x था। जैसे यहाँ पे हम ऐसे कर सकते थे 253, सपोज कीजिए 253 और गुना 40, 253 गुना 40। इसी 40 को हटा कर क्या किया था? आर रख दिया था और कुछ नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आसान सवाल है। सवाल करा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक का मतलब रेसर, दौड़ने वाला। ठीक है, क्या है? 3 धावक यहाँ पे देखेंगे। करा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, यानी 3 धावक है। पहले धावक को 3 घंटा लगा, दूसरे धावक को 4 घंटे और तीसरे धावक को 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका एक मैदान है और यहाँ से जो है 3 धावक है, जिसका नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। तीनों यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तीनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं। पहला जो है दौड़कर यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आके पहुंच गया, इसको मात्र 3 घंटा लगा। मान लीजिए ये चलकर यहाँ से यहाँ तक जो आए, इसको आने में 3 घंटा लग गया। अब 3 घंटा लग गया तो ये यहाँ पे आके रुक जाएंगे। अब बी जो है दौड़ा था एक ही साथ, दौड़ा था तीनों एक ही साथ, लेकिन इसको ज्यादा समय लगेगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा। इसको यहाँ तक आने में फिर 4 घंटा लगा और सी को यहाँ से चलते चलते फिर सी तक पहुंचने में इसको 8 घंटा लगा। तो आप इस दरमियान देखेंगे कि ए पहले आके रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसके बाद बी आया था, लास्ट में सी आया। तो ये कहा जा रहा है कि पुनः उसी स्थान पर कितने समय के बाद, यानी वो एक जगह पे होगा, क्योंकि ए तो पहले से आके बैठा हुआ है तो उसको तो वेट करना पड़ेगा कि सी आएगा। ठीक है, तो सी को आने तक ये कितना देर तक वेट किया, ये पूछा जा रहा है कि कितने देर के बाद वो तीनों एक स्थान पे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। निकाल लीजिए एलसीएम। अब ऐसी संख्या ढूंढिए कम से कम 2 नंबर को, यानी
डिवाइड करें तो 2 ले लेते हैं, तो कहेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 ले लीजिए, यानी 3 रहेगा, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, आप क्या करिए सभी को गुना कर दीजिए, यानी कहेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। तो इसको 24 घंटा लगेगा, यानी 24 घंटे में फिर वो तीनों एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेष जो है क्रमशः 5 तथा 8 आते हैं, तो वो संख्या है। यहाँ पे समझना है, कह रहा है कि अगर वो यानी बड़ी संख्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, ठीक है, जिसमें यानी 70 में अगर भाग देंगे तो शेषफल मुझे 5 बचेगा, अगर 125 में भाग देंगे तो शेषफल मुझे 8 बचेगा। वो कौन सी संख्या है जो इसमें भाग देने पर मुझे निकलेगा? तो ऐसा करते हैं, अगर हम 70 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल मुझे 5 बच रहा है, तो वो संख्या हम मालूम कर लेते हैं कि वो कौन सा संख्या होगा जिसमें भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। अगर हम शेषफल को 5 को अगर हटाते हैं तो 65 आएगा। इसका मतलब है कि अब उस संख्या से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से 125 में से 8 घटा लेंगे तो इसका मतलब है कि मेरे पास 117 आएगा। अब 117 आ गया, अब इसमें उस संख्या से यानी भाग देंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा। अब देखिए करना क्या है कि 65 और आप 117 जो है इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे, आराम से हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों में लग जाए। तो 13 25 65, 13 9 117, यानी कहने का मतलब 13। अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं जो दोनों में भाग लगता हो। इसका मतलब मेरा सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13 है। देखिए इस 13 से अगर हम 70 में भाग देंगे तो शेषफल मुझे 5 बचेगा। आप भाग देके देखिए, अगर यहाँ पे देखते हैं 13 5 65, 70 में से आप 65 को हटा लेंगे तो 5 बचेगा। फिर इसी 13 से जब आप 125 में भाग देते हैं, 125 में भाग देते हैं तो 13 नमा 117 होता है। क्या होता है, 13 नमा 117 होता है। ठीक है, 117 आप घटा के देखिए, ये हो जाएगा आपको 15, 15 में 7 या तो 8 और ये कट जाएगा। यानी हमारा 13 वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि 70 में भाग देंगे तो 5 बचेगा और 125 में भाग देंगे तो फिर 8 बचेगा। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को बताया है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या है तो परिमेय संख्या है। अगर इस रूप का नहीं है, यानी अगर रूट ओवर है ना अभाज्य संख्या आ जाए, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ जाए तो फिर वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी इस चैप्टर का यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रियल नंबर का जो सब्जेक्टिव सवाल का जो यानी कहने का मतलब सब्जेक्टिव सवाल जो होते हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं जो कि हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप तक अब नहीं देखे हैं तो आप जाइए उनको देखिए, बेसिक से बताएं, थ्योरम बताएं और आने वाले वक्त में उनके एक एक सवालों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो p/q के रूप में होगा वो तो परिमेय होगा, जो p/q के रूप में नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। तो देखिए ये यहाँ पे अगर हम देखें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो जो यानी p/q के रूप में होगा वही हमारा परिमेय होगा। अब देखिए रूट 5 दिया हुआ है, रूट 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ गया। इसके बाद अगर देखें तो 2 रूट 3 बटे रूट 3 दिया, तो देखिए रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2 और 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मेरा परिमेय संख्या है, ये मेरा परिमेय संख्या है, तो मेरा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें तो 3 माइनस रूट 3, रूट 3 क्या है, रूट के अंदर जो 3 है 3 अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें ये भी रूट 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 3 अभाज्य संख्या और रूट के अंदर है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करके हम लोग आंसर ढूंढ लेते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें भी परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। पहला अगर ऑप्शन देखें तो कहता है रूट 3 बटे 21। अगर इसको थोड़ा सा हम और इसको काट यानी छोटा करें, ठीक है, तो 3 इकाई 3, 3 सते 21,
आप देखेंगे कि √1/7 आ गया। 7 क्या है? आभाज्य संख्या है। जब आभाज्य संख्या होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, कहता है कि 16/25 क्या है? 23 है, 16/23 है। अगर आगे देखें तो 16 को हम 4 × 4 कर सकते हैं और यहाँ पे 23 का 23 रहेगा। ठीक है, जिसका पेयर हो जाता है वो बाहर आ जाता है और जो पेयर जिसका नहीं होता है वो रूट के अंदर ही रहता है। और 23 क्या? आभाज्य संख्या है और एक परिमेय संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी में दिया है 81/√81/91। ठीक है, 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं, 9 × 9 81 होता है। इसको हम ज्यादा से ज्यादा 13×7=91 कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिसका पेयर बन गया, जिसका जोड़ा बन गया, वो तो रूट से बाहर आ जाएगा और इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी 91 रूट के अंदर रहेगा। ये भी आपका क्या? अपरिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब अब जो बचा है यही मेरा आंसर है, यानी ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। कैसे? इसको भी जान लीजिए। 49 यहाँ पे क्या है? 64 है। 49 यहाँ पे 64 है और रूट के अंदर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 7 × 7। ठीक है, और नीचे में कहेंगे 8 × 8। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 7, यानी 7 × 7 क्या है? पेयर लग गया और पेयर लग गया तो 7 यानी बाहर आ जाएगा। 8 × 8 अगर देखेंगे तो इसका भी यानी पेयर हो गया, तो ये बाहर आ गया, यानी 7/8 P/Q के रूप में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा जो डी है ये मेरा सही आंसर है, यानी ये हमारा क्या है? ये मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। इस बार नहीं पूछा, इसका मतलब अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या। अगर आपसे कह दे कि परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब वो अपरिमेय होगा। ठीक है, या तो आपसे ऐसे पूछ लेता कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, या ऐसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए √81 दिया है, तो √81 को हम लिख सकते हैं √9 × 9। 9 × 9 क्या होता है? 81 होता है और पेयर लग गया तो ये 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल, अगला जो है वो है √4/√2। ठीक है, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और ये आपका क्या है? पेयर में है और नीचे में देखेंगे √2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर में रहेगा, यानी एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। देखिए ये क्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो पाई दिया हुआ है, पाई जो होता है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। पाई भी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या निकल गया। और 3/27 रूट के ओवर में है, यानी रूट ओवर है, तो 3 × 3 3 9 27, और इसको हम कह सकते हैं 1 × 1 और 3 × 3 9, यानी 1/3। ये आपका परिमेय संख्या है। तो ये आपका परिमेय है, ये दोनों आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है। सॉरी, ये अलग तरीके से लिखा हुआ था, मिस्टेक हो गया। यानी ये है आपको √4/2, नीचे में 2 है, तो इसका मतलब ये 2/2 यानी 1 हो जाएगा, यानी ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। तो ये परिमेय, ये भी परिमेय, और फिर ये भी आपका परिमेय है। तो पूछा जा रहा था कौन परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन यानी कहने का मतलब मेरा जो सी है ये परिमेय नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 46 देखेंगे। सवाल नंबर 46 क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखें पिछले सवाल जैसा ही है, आराम से इसको बनाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, जो परिमेय संख्या नहीं होता वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में आपको बताएं कि परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ऑप्शन 1 को देखिए, कह रहा है परिमेय नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 देखेंगे तो √64/36 है। कितना है? 36 है। तो 64 को आप 8 × 8 लिख सकते हैं और 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं।
रूट के अंदर अगर कोई पेयर में होता है, जोड़ा में होता है, तो एक बाहर आ जाता है, तो 8/6 हो जाएगा, जो कि p/q के रूप में है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए रूट 81 है, रूट 81 है, तो 81 को आप लिखेंगे रूट 9 गुना 9 81, यानी ये आ गया 9। 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आप लिख सकते हैं। ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी क्या आपका परिमेय संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे करा है रूट 15। रूट 15 को आप क्या लिख सकते हैं? अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब देखिए 3 गुना 5 हुआ, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। हम आपको बताए थे अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखें तो नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है डी नंबर में रूट 49/9। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखिए हम 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 7, और नीचे में 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए जिसका यानी पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाएगा, तो 7/3, और 7/3 यानी p/q के रूप में है, तो इसको कहेंगे ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या। अब हमसे पूछा क्या था कि परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन सी, परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या नहीं है अर्थात करने का मतलब ये अपरिमेय संख्या पूछा था इनडायरेक्टली। ठीक है, ये बन गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल कर रहा है यहाँ पे 47 नंबर में, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी पूछा है। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। देखिए यहाँ पे अगर देखें 1/3 गुना 3 कहेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, नीचे में आपका 3 दिया हुआ है, यानी 3/3 कहने का मतलब 1 आ जाएगा। 1/1 भी लिख सकते हैं, वो भी आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे तो रूट के अंदर 5 है, 1/√5 है, तो यहाँ देखिए 5 क्या आभाज्य संख्या है। जब आभाज्य संख्या आ जाए तो यही आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? यही आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुना 2 और यहाँ पे 4 गुना 4, कहने का मतलब है कि ये आपको 2/4 हो जाएगा, जो कि आपका परिमेय संख्या है। और हमसे पूछा क्या था कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? इसमें भी अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो अब डायरेक्ट हम लोग निकालने की प्रयास करेंगे कि कौन अपरिमेय संख्या है। डायरेक्ट हम लोग निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये अगर देखें तो 7 गुना 7 49 होता है, तो 7/101 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 9 गुना 9 81 होता है, 3 तिया 9 होता है। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 32 दूना 64, यानी 1/2 रूट में है। और आप जानते हैं कि रूट 2 जो होगा अभाज्य संख्या, यानी 1/√2 हो जाएगा, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखें अगर हम 8 से भाग लगाते हैं 72 में, तो 9×8 72 हो जाएगा, 8×9 72, 8×9 72। आप देखिए इसको 3 गुना 3 कहेंगे तो 9 हो जाएगा, और रूट से बाहर 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 1/√2 जो है, √2 क्या है? अभाज्य संख्या। यानी रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो फिर हमारा वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, करा है पाई या पाई/2 या 3 पाई या पाई+2, कुछ भी दे दे। देखिए आपको हम पिछले क्लास के यानी पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि पाई क्या है। पाई के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में कोई भी चीज से आप भाग दे दीजिए, या फिर आप इसको गुना कर दीजिए, या फिर इसमें से किसी चीज को जोड़ दीजिए, इसमें कोई भी चीज जोड़ दीजिए, या इसमें से कोई भी चीज घटा लीजिए, है ना। हर कंडीशन में ये क्या देगा आपको? ये आपको अपरिमेय संख्या ही देगा। रिजल्ट जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। याद रखेंगे क्या होगा? अपरिमेय संख्या देगा। तो ऑप्शन किस में अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन यानी कहने का मतलब बी में दिया गया अपरिमेय संख्या, तो हमारा आंसर अपरिमेय संख्या
यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि पाई जो है, पाई आपका अपरिमेय संख्या, अब इसमें गुना कर दे, जोड़ दे, घटा दे या फिर भाग कर दे, आपका रिजल्ट जो है वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को भी बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले यानी वीडियो में किए थे कि √3 क्या है, √3 क्या है, ये है आपका अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या 3 क्या है, तो 3 है आपका परिमेय संख्या। देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, ये आपका परिमेय है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों अलग चीज है। अब इनको जोड़ दे या इसको घटा दे या फिर गुना कर दे या भाग कर दे, हर एक कंडीशन में आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दिया है, यहाँ पे घटा दिया है, यहाँ पे गुना कर दिया है, यहाँ पे भाग कर दिया है। ठीक है, हर एक कंडीशन में आपको अपरिमेय ही संख्या मिलेगा, क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय है, और परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बोले, घटाव बोले, गुना बोले या भाग बोले, आपका रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय देगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 51 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो देखिए दो परिमेय संख्या बोला, जैसे अगर हम कह दें ना यहाँ पे कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच कितनी संख्या आ सकती है, इन दोनों के बीच कितनी संख्या आ सकती है, तो इन दोनों के बीच अनंत संख्या आ सकती है। दो परिमेय संख्या बोल दे या दो अपरिमेय संख्या बोल दे, इन दोनों के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या निकलेगी, या फिर आप अनंत अगर यहाँ पे अपरिमेय देता तो अनंत अपरिमेय संख्या होता। ठीक है, इस बात का बिल्कुल यानी हम लोग ख्याल रखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर आपको परिमेय संख्या, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछे अनंत होगा, या यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या रहता और दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगा, तो वो भी आपका अनंत ही होगा। परिमेय परिमेय संख्या के बीच पूछ दे या परिमेय अपरिमेय अपरिमेय संख्या के बीच पूछ दे, हमारा आंसर हमेशा जो है अनंत ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 52, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर ये परिमेय संख्या है 1/2, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.5। या मान लीजिए 8 है, 8 में हम भाग लगा रहे हैं 5 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। या फिर आप देखेंगे कि वैसी संख्या जो जैसे 1/3 कर दें, अब इसमें जब भाग लगाएंगे तो 0.333 आता रहेगा। ठीक है, और ऐसी संख्या भी जो बार बार यानी अपने ऑर्डर को चेंज ना करे, रिपीट करता चला जाए, उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं, वो भी आपका परिमेय संख्या होता है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि शांत हो जाएगा, यानी एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे यानी दशमलव रुक जाएगा, दशमलव के बाद आने वाली जो संख्या है वो रुक जाएगा, इसमें आने वाली संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं शांत, है ना, क्या कहते हैं, शांत या अशांत आवर्ती, क्योंकि ये बार बार आता ही जा रहा है, रिपीट होता ही जा रहा है। इसको भी आप जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगली सवाल की ओर। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है, आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि अशांत, अनावर्ती, शांत, अनावर्ती, अनवार्ती है, यहाँ पे अनवार्ती लिखा हुआ है, अशांत, आवर्ती, और यहाँ पे दिया है शांत, है ना, आवर्ती। तो सबसे पहली बात तो जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे आपको बता देते हैं, अपरिमेय संख्या के लिए आपको बताएं कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये हो गया। या फिर वैसी संख्या जो आप दशमलव के बाद अपना ऑर्डर चेंज करता रहे, यानी वो सेम ऑर्डर का ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, 8 1 आया, 3 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, यानी अपने ऑर्डर को चेंज करता जा रहा है। पहली बात तो ये शांत नहीं है, डॉट डॉट का मतलब है कि ये शांत नहीं है, क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिए जितना भी शांत वाला वो ऑप्शन तो होगा नहीं, बचेगा क्या, अशांत वाला। अब इसमें भी अशांत में क्या है कि वो सेम चीज को यानी रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा,
अनावर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, सवाल कर रहा है यहाँ पे कि परिमेय संख्या p बाय क्यू, क्या कहा, p बाय क्यू में q आभास संख्या है। q क्या है, आभास संख्या है। q क्या है, q आभास संख्या दिया है। ठीक है, आभास संख्या है। ओके, फिर आगे कह रहा है आभास संख्या गुणनखंड 2 पे पावर m, यानी नीचे में जो q है, यानी इसका मतलब है कि इसका जब गुणनखंड करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 पे पावर m गुना या दिया है, या 5 पे पावर n, या फिर दिया है या करके 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, जहां m क्या है, m और n क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो p और q क्या होगा, यानी इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात, इसको ऐसे समझने की प्रयास कीजिए कि मेरे पास क्या है, एक संख्या है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक संख्या है 7 बटे, यहाँ पे ले लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे हम ले लिए 7 बटे 10, और q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी इस 10 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 5 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो यानी हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी 5 पे पावर 1 पे, 2 पे पावर 1 हो जाएगा, 5 पे पावर 1 हो जाएगा। यही बात बोल रहा है, या तो 2 पे पावर m होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल ना लेते, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते, सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल लेते 7 बटे 4, तो 4 को हम लिख सकते थे 2 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर 2 लिख सकते थे। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 हो गया। या फिर हम ऐसा भी ले सकते थे, जैसे कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, समझाते हैं आपको। रुकिए, बहुत ही आसान सवाल है। हम पहला क्या बताए कि एक ऐसी संख्या लीजिए जो कि p बाय क्यू के रूप में हो। तो हम पहला संख्या ले रहे हैं जो p बाय क्यू के रूप में है, वो है मान लीजिए 7 बटे 4। 7 बटे 4 है, तो क्या हम इस 7 बटे 4 को हम 2 पे पावर 2 नहीं लिख सकते, 2 दूना 4 हो जाएगा। पहला ये हम लिख लिए। ठीक है, दूसरा देखिए, हम दूसरा ले रहे हैं, दूसरा हम ऐसा ले रहे हैं कि ये हमारा 7 बटे 25 है, 7 बटे 25 है, तो क्या इस 7 बटे 25 को हम 7 बटे 5 पे पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुना 5 25 होता है। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि हम यहाँ पे ले लिए 7 बटे 10, 7 बटे 10 ले लिए, तो क्या हम 7 बटे 10 को 2 गुना 5 नहीं लिख सकते, यानी 10 को 2 गुना 5, 5 गुना 10 ही हो जाएगा। 2 पे कितना पावर, 1, कुछ नहीं तो 1, 5 पे कितना पावर, कुछ नहीं तो 1। देखिए p बाय क्यू था, q का अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 पे पावर यानी m, या 5 पे पावर n, या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m, यानी इस तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर आ जाए, है ना, तो ऐसा इसका जो दशमलव प्रसार आएगा ना, वो हमेशा शांत आएगा। क्या आएगा, हमेशा शांत आएगा, याद रखिएगा। ये शांत दशमलव प्रसार का यानी फॉर्मूला भी है, यानी कहता है शांत दशमलव प्रसार का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम आपको समझाने की प्रयास करें तो कहता है शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है p बाय 2 पे पावर m, या p बाय 5 पे पावर n, या p बाय 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, यानी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, यानी ये आप देखिए ये मेरे पास 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, ये है तीसरा कंडीशन। तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए, तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए, तब उस, है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो शांत आएगा, यानी इस रूप का होगा, और हम भाग जब लगाएंगे तो दशमलव प्रसार जो होगा शांत आएगा। दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या है, अभी जस्ट बताए। अगर हम यहाँ पे 7 बटे 4 ले रहे हैं, तो इसी 7 बटे 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो हम चेक कर सकते हैं कैसे, इस 4 से भाग लगा दीजिए, इस 4 से भाग लगाएंगे 7 में, देखिए 4 इकाई 4, बच जाएगा 3, दशमलव आएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 चौके यानी 4, यहाँ पे कह सकते हैं 4 सते 28, ठीक है, 4 सते 28, बच जाएगा 2, और यहाँ पे दशमलव लगा हुआ 0 आ गया, 4 पंचे 20, देखिए यानी ये कट गया। अब इसके बाद भाग लगेगा ही नहीं, जब नहीं लगेगा तो इसी को कहते हैं कि ये क्या हो गया,
ये शांत हो गया, यानी इसका इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो गया, शांत हो गया। तो याद रखेंगे कि इस तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको दिया हुआ हो तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। ठीक है, अब देखिए उसी पे एक सवाल यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए अभी जस्ट बताए थे, या तो 2 पे पावर m हो, या फिर 5 पे पावर n हो, या फिर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n। इन तीनों में से देखिए कौन सा कंडीशन को कोई ना कोई तो फॉलो कर रहा होगा। जैसे ऑप्शन ए ले लेते हैं 11/8, 8 लेते हैं 11/8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। अब कहेंगे कैसे, 8 को हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दुना 4 दुना 8, यानी कहने का मतलब 2 पे पावर 3। तो देखिए क्या आपको नहीं लग रहा है, p जो होता है ऊपर होता है, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है। तो 11 आया, p के जगह पे 11 है, और 2 पे पावर देखिए m के जगह पे कुछ भी पावर आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो यहाँ पे आ गया आपका 3, यानी कहने का मतलब है पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को ये पूरा कर रहा है, इसलिए ये हमारा शांत है। अब अगर हम नीचे वाले को देखें, समझाने के लिए हम ले रहे हैं, नीचे वाले को ले रहे हैं। देखिए ऑप्शन बी सी, इसको हम समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, 11/24 है, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 को अगर हम लिखने के प्रयास करें तो 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 होता है। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 गुना 3, क्या हो जाएगा, गुना 3। हम क्या बोले, या तो 2 आएगा, अकेले में 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 एक साथ आए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। 13 आप देखेंगे सी नंबर का 75, तो यहाँ पे हम कहेंगे 15×5 = 75, क्या होता है 15 या 25 तिया 75 आप कह सकते हैं, 25 तिया 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13/25 को हम है ना क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 25, ऐसे 5 गुना 5 को क्या 5 पे पावर 2 नहीं लिख सकते, और गुना 3। देखिए हम क्या बताए थे, या तो p बाय ऐसे बताए थे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, या तो आएगा 2, या आएगा 5, या 2 5 एक साथ आएगा। यहाँ पे 3 आ गया, यानी ये भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब नीचे वाली में आ जाइए, 13/30 है, 13/30 को क्या लिख सकते हैं, है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 पंचे 30। ठीक है, यहाँ पे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 3 यानी 6 हो गया, 6 और 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13/2, 2 पे पावर 1, 5 पे पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था। अगर ये शांत होता तो 3 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 3 आ गया। 3 आने का वजह है कि ये आपका शांत नहीं होगा, इसीलिए हमारा बी सी डी जो है यानी शांत दशमलव प्रसार इसका नहीं होगा। आप भाग लगा कर देखेंगे ये चलता जाएगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, केवल और केवल ऑप्शन ए आपका सही था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए एक और सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे है, देखते हैं। इसमें भी पूछा है कौन शांत होगा। ठीक है, शांत होने के लिए पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, केवल हम नीचे वाले को देखेंगे। ऐसा देखिए जो कि 2 और 5 का यानी गुणनखंड हो। देखिए 2 का गुणनखंड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई तो आंसर होगा। अब हम देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नीचे ऊपर दोनों उसमें यानी कॉमन आ रहा है, कोई नंबर कॉमन आ रहा है। जैसे 9/15 ले लेते हैं। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, नीचे में 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। देखिए यहाँ पे ये छुपा हुआ था, 3 और 3 कट जाएगा, बच गया 3/5, नीचे में आ गया 5। आपको क्या बताए थे, p बटे है ना 5 पे पावर m। अब देखिए 5 पे पावर m, तो p में कोई भी नंबर होगा। जैसे यहाँ p की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 यहाँ पे दिया हुआ है, m की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 3 और 27 में कोई कॉमन नहीं है जो आप काट सकते हैं। यहाँ 15 और 9 दिया है, 15 और 9 दिया है, इस ऑप्शन को देखिए, इसमें कॉमन है, लेकिन ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 15/9 है, क्या है 15/9, 15/9 है, तो 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और नीचे में 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 5/3। लेकिन आपको बताया ही नहीं कि है ना नीचे में 3 होना चाहिए, नीचे में या तो 2 होगा या 5 होगा, 3 वाला तो कोई कंडीशन ही नहीं था, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा। और 13 और 27 में कोई भी कॉमन नहीं है जिसको आप काट सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही है और इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सवालों को यानी खत्म करने वाले हैं। 57 नंबर में देखिए, कहता है कि निम्न में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस बार अशांत पूछा है, शांत नहीं पूछा है। यानी देखिए, जो p बाय 2 पे पावर m या p बाय 2 पे यानी 5 पे पावर n या p बाय 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, इस रूप का जो था तो वो तो शांत कहलाता था। इस रूप का जो भी होता था वो शांत कहलाता था। अब कहा कि इस रूप का नहीं चाहिए, अशांत है, तो इसका मतलब ये रूप का नहीं चाहिए। यानी अगर कोई नंबर ऐसा आ जाएगा तो वो तो आपका शांत होगा, है ना, शांत होगा। हमको शांत नहीं चाहिए, अशांत चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आपका अशांत है। पहला देखिए तो 8/25 है, 8/25 है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2। ये तो शांत हो गया, ये तो हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमको चाहिए अशांत। दूसरा देखिए 71 बटे क्या दिया है, 25 दिया। फिर 71 को हम 71 बटे क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 2। ये भी आपका शांत हो गया क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हमको शांत नहीं चाहिए, हमको शांत बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा अशांत। ऑप्शन सी में चलिए, 7/8, 7/8। ये देखिए 7/8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी ये शांत है। ये भी मुझे नहीं चाहिए, अब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं था, ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि 5/21 है, 5/21 है। ठीक है, 21 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 गुना 7। अब देखिए ऐसा कंडीशन था तो शांत था, अब ये कंडीशन में है ही नहीं, नहीं है, तो इसका मतलब ये अशांत है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 58 देखिए, क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत होगा, पहले आप अशांत ही ढूंढ लीजिए, अशांत ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 पे पावर 3, यानी ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अशांत। ठीक है, ये देखिए 2 और 5 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 7/5 है, ये तो डायरेक्टली ही नीचे में यानी 5 है तो ये शांत हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये हमारा सही होगा। क्यों, 5/12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, 4 या 12, यानी 5/2 पे पावर 2 गुना 3। देखिए 2 तो आया, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 आ जाता तब तो शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए ये अशांत है। जब ये अशांत है तो हमारा आंसर यही होगा क्योंकि अशांत ही पूछा जा रहा है। चलिए आ जाइए सवाल नंबर अगर देखेंगे 59 में, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 59 में कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, कहा जा रहा है कि 23 बटे यानी 23 बटे कितना है, 23 बटे देखिए क्या कहा जा रहा है, एक मिनट, यहाँ इसको हम अलग में ही लिख लेते हैं। पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं। देखिए क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 दशमलव प्रसार है। ये तो आपका फॉर्मूला पे ही है, यानी p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n इस रूप का है। जब इस रूप का होता है तो वो क्या कहलाता है, वो शांत कहलाता है। शांत कहलाता है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है शांत, तो ये दिया ऑप्शन ए में, यानी आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे, और शायद 2-4 सवाल और बचे हुए हैं, इन सवालों को कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यही था, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये कर चुके थे, ये करा 147। ठीक है, क्या करा है, 147/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। ठीक है, ये कौन सा है, देखिए अगर कुछ कटने वाला होगा ना तो पहले उसको काट लीजिए। ठीक है, उसको काट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें 147 का, तो 7 से लगा के देखिए कितना आएगा, 7 दूना 14, 7 इकाई 7, 7 से लगाइए 7 तिया 21। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 7 गुना 7 गुना 3, नीचे में हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर, यानी यहाँ पे दिया गया है 5। 2 ऊपर में अगर हम 2 अलग कर लेते हैं तो 5 में से 2 चला गया तो 7 पे पावर कितना बच जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। देखो देखिए क्या किए हम, 2 नीचे लिख लिए तो एक पावर इस पे एक पावर इस पे, तो 3 1 4 4 1 5 हो जाता। हम इसलिए कर लिया कि इससे इसको हम काट सकते हैं। आप काटने के बाद हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 और गुना 7 पे पावर 3। देखिए हम क्या बोले थे कि 2 यानी p बटे यानी 2 पे पावर m और गुना 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ये आसांत होगा, तो आसांत होगा तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इसका दशमलव प्रसार जो होगा आसांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखिए ये सवाल को समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस पे है। यहाँ से आपको एक दो कॉन्सेप्ट तो जरूर ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2.01202। अब इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर इसको हम ऐसे हटा देते हैं ना, तो यानी 1 आता है, इसके बाद जितना यानी डिजिट है उतना 0 आ जाता है, ठीक है, उतना 0 आ जाता है। अब इसको हम कह सकते थे 0.1202 बटे में 1 पे यानी 4 0। ये p/q के रूप में आ गया। जब ये p/q के रूप में आ गया तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ से आप कहेंगे कि हमारा ऑप्शन यानी सी जो है सही होगा। लेकिन आप थोड़ा सा इस पे आ जाइए, यानी या लगाया हुआ है, ये भी कंडीशन फुलफिल होगा तभी आपका परिमेय संख्या होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 5.2333 और डॉट डॉट डॉट। देखिए जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन वो नंबर सेम ही डिजिट यानी रिपीट हो रहा है, तो उसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी ये आपका परिमेय संख्या होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन सी अब आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर अब 62 देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे कि दशमलव के बाद कोई भी डिजिट बार बार रिपीट होना चाहिए, कोई भी डिजिट बार बार रिपीट होना चाहिए। अगर ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, या मान लीजिए 70.333 ये रिपीट हो रहा था, 70.333 रिपीट हो रहा था, तो ये 333 सेम रिपीट हो रहा था, इसीलिए इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे। लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं होता ना, तो हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको बताए थे कि मान लीजिए कि 20 दशमलव जो है 1 4 2 1 3 1 2 है ना 5 ऐसे 9 ऐसे करके आ रहा है। इसमें कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं से भी रिपीट नहीं हो रहा। ये आपका p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसको जब हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए इस पे आ जाइए, देखिए 2 के बाद 1 आया है, फिर 1 आया है, फिर देखिए 2 आया है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 2 के बाद 2 बार 1 आया है, यहाँ 2 के बाद 3 बार 1 आया, यहाँ 2 के बाद 4 बार 1 आया। यानी क्या है, एक की जो रिपीटेशन है ना वो बार बार नहीं है, यानी एक बढ़ बढ़ के आगे आ रहा है, यानी अपने ऑर्डर को चेंज करते जा रहा है, एक जैसा पैटर्न पे नहीं है। जब एक जैसे पैटर्न पे नहीं है वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, शायद ये आज का आखिरी सवाल, हाँ आज का आखिरी सवाल, यानी रियल नंबर का जो ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग बना रहे हैं उसका ये आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोग जो है दूसरे चैप्टर यानी जो कि बहुपद है, बहुपद के दूसरा चैप्टर है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग यानी डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। फिलहाल इसको देख लीजिए। इसमें देखिए क्या रिपीट कर रहा है या फिर अपने ऑर्डर को चेंज कर रहा है। तो यहाँ देखिए 2 के बाद यहाँ पे है ना 2 के बाद देखेंगे तो 2 यानी 1 आ रहा है, 2 के बाद 3 1 आ रहा है, इसमें भी 2 के बाद है ना 4 1 आ रहा है, ये भी रिपीट नहीं कर रहा, यानी सेम ही है। जब रिपीट नहीं करेगा तो यानी करने का मतलब वो परिमेय नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, है ना, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत में भी क्या होगा, वो बार बार यानी चीजों को रिपीट नहीं कर रहा है,
रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, यानी अशांत अनावर्ती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रियल नंबर के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग डिस्कस किए हैं आप समझे होंगे, और बहुत ही आसान सवाल था। आप इन्हें बार बार रिपीट कीजिए, बार बार बनाइए, सॉल्व कीजिए। आप जितना यानी इसको आप सॉल्व करेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे आप दूसरे वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।